मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर व्याख्यान होगी। देखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पिछले व्याख्यान में मंत्रिमंडल पर चर्चा हो चुकी है और इसलिए मंत्रिमंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पर आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री, हम इसे अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इस पद का प्रारंभ संयोगवश हुआ। ब्रिटिश संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता की संतान कहा जाता है। यह संयोग ही था कि विलियम तृतीय की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी महारानी एन निसंतान थी। उनकी मृत्यु के बाद जर्मनी के हेनोवर वंश को ब्रिटिश राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया। महारानी एन की मृत्यु 1721 में हुई। उसके बाद हेनोवर वंश का पहला सम्राट बना जॉर्ज प्रथम। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने सर रॉबर्ट वालपॉल नाम के व्यक्ति को, जो कि मंत्री था, उसको उसने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने, बैठक बुलाने आदि आदि सब काम सौंपे। जॉर्ज प्रथम को ब्रिटिश राजनीति से पूरी दिलचस्पी नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि वालपॉल मंत्रिमंडल की बैठक अब बुलाने लगा। बैठक की वह अध्यक्षता करता था। उस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी, निर्णय लिए जाते थे और इन सब को वालपॉल जॉर्ज प्रथम को बताने लगा। यह क्रम निरंतर चलता रहा। यदि सम्राट को किसी प्रकार से किसी निर्णय के बारे में असहमति होती थी, बाई द वे ऐसा कुछ कभी अवसर आते थे, तो वह वालपॉल को बोल करके मंत्रिमंडल के समक्ष पुनर्विचार के लिए उसको रखा जाता था। सम्राट को जो भी जानकारी की जरूरत पड़ती थी, वालपॉल के माध्यम से वह प्राप्त कर लेता था और इस प्रकार से जॉर्ज प्रथम का कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद उसका बेटा आया जॉर्ज द्वितीय। उसको भी अंग्रेजी नहीं आती थी। वालपॉल पहले जैसा काम करता था, अब भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जॉर्ज सेकंड के बाद जॉर्ज तृतीय आया। जब जॉर्ज तृतीय अंग्रेजी सीख लिया था, तो उसने जब सम्राट की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया, अर्थात मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने का प्रयास किया, तो ब्रिटिश जनता ने इसका विरोध किया और कहा कि हमारे देश में परंपरा बन चुकी है कि सम्राट मंत्रिमंडल की न तो बैठक बुलाएंगे, न बैठक में उपस्थित होंगे, न अध्यक्षता करेंगे। बेचारा सम्राट जॉर्ज तृतीय बेचारा ये कर गया, वह कुछ नहीं कर पाया। और इस प्रकार से सर रॉबर्ट वालपॉल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वह कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहता था, प्रथम मंत्री कहता था, फर्स्ट मिनिस्टर। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, हाई स्कूल मिडिल स्कूल में कक्षा नायक होता है। उसी प्रकार से कक्षा नायक की भूमिका क्या है कि उसकी स्थिति क्या है, वह समस्त छात्रों के बीच पहला विद्यार्थी, फर्स्ट एमंग इक्वल्स, समान लोग पहला व्यक्ति। उसको कोई विशेषाधिकार नहीं, लेकिन वह कोई बॉस नहीं, समकक्षों में प्रथम, समान लोगों में पहला व्यक्ति। बस वालपॉल की विशेषता थी कि उसने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा, वह अपने आप को समकक्षों में प्रथम मानता था और वही करता था। आगे चल करके वालपॉल ने यह परंपरा डाली। उसने सोचा कि यदि मंत्रिमंडल किसी विषय पर निर्णय लेता है, तो यदि उस पर संसद में उस पर चर्चा हो, उसके प्रस्ताव के रूप में यदि संसद में रखा जाए, उस पर चर्चा हो, वाद विवाद हो, और यदि संसद उस पर मतदान करके पारित करे, तो मंत्रिमंडल को काम करने में सुविधा होगी, पूरे देश की जनता का समर्थन से बड़ा। इस प्रकार से वालपॉल ने परंपरा डाली और संसद को चर्चा का एक अवसर दिया।
एक बार वालपाल ने प्रस्ताव पेश किया, सदन में चर्चा हुई। चर्चा के बाद जब मतदान का समय आया तो मतदान में संसद ने उसको पास नहीं किया। जब पास नहीं किया, वालपाल बहुत दुखी हुआ और उस दुखी मन से सम्राट के सामने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया। परंपरा बनी कि यदि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री कोई प्रस्ताव सदन में रखता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में रखता है, और वह प्रस्ताव यदि हाउस ऑफ कॉमन्स पास नहीं करती तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। वालपाल ने त्याग पत्र दिया तो उसके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया, वो भी अलग हो गया। परंपरा बनी कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि प्रधानमंत्री का पत्र पूरी तरह से परंपरा बरकरार करेगा। इसके बाद 1878 में बर्लिन की संधि हुई। उस बर्लिन की संधि में कई देशों के सम्राट उपस्थित हुए थे। 1878 जर्मनी का सम्राट, ऑस्ट्रिया का सम्राट, हंगरी का सम्राट, रूस का सम्राट, टर्की का सम्राट, ये बड़े बड़े सम्राट वहां पर उपस्थित हुए थे। जबकि इंग्लैंड की ओर से प्रधानमंत्री पहुंचा था, क्योंकि इंग्लैंड में तो राष्ट्र सम्राट नाम मात्र का शासक हो चुका था, उसकी शक्तियां तो मंत्रिमंडल ले चुका था। तो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रथम मंत्री ने किया, उसका नाम था लॉर्ड बीकन्सफील्ड। तो उसने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े सम्राट हैं, तो मेरा भी अपना कुछ प्रभाव होना चाहिए दुनिया में, मेरे उपदेश दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो उसने अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपना पदनाम लिखा और उस पर उसने सिग्नेचर किया। उसने पदनाम लिखा, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हर मैजेस्टीज ट्रेजरी। हर मैजेस्टीज उस समय महारानी विक्टोरिया थी साम्राज्ञी, तो हर मैजेस्टीज महारानी के राजकोष का या महारानी का। वर्तमान समय में चार्ल्स तृतीय आ गए हैं सम्राट बनकर के, तो अब हो जाएगा हिज मैजेस्टीज ट्रेजरी हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हर मैजेस्टीज ट्रेजरी, महारानी के राजकोष का पहला लॉर्ड, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, यह पदनाम लेकर उसने अपना सिग्नेचर किया। और इस प्रकार से अब इस पदधारी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये है प्रधानमंत्री के पद का विकास, पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित है। आगे चल करके 1937 में संसद ने एक कानून पारित किया जिसे मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट कहते हैं। इस कानून के अंतर्गत मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पद को कानूनी मान्यता दी गई। 1721 में जो पद शुरू हुआ, 1937 में उस परंपरा को कानूनी मान्यता दी गई। कानून बना करके कह दिया गया कि अब से ये मंत्रिमंडल होगा, एक प्रधानमंत्री। और उसी वालपाल 10 डाउनिंग स्ट्रीट को अपना निवास और कार्यालय बनाया। और अभी भी इंग्लैंड के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री का निवास कहाँ है, हर व्यक्ति बता देगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। डाउनिंग स्ट्रीट में 10 नंबर का जो मकान है, बिल्डिंग भवन है, वो प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है, उसका निवास है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। अब देखें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कुछ व्यवस्थाएं। पहला है बहुमत दल का नेता। हाउस ऑफ कॉमन्स के सामान्य निर्वाचन के बाद बहुमत दल अपने नेता का चुनाव करता है और उस नेता का नाम सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करता है। सम्राट उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है और वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आई कि हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचन में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मतलब 100 में 51, ये स्पष्ट बहुमत है 100 में 51,
इसी को निरपेक्ष बहुमत भी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी किसी चुनाव में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सम्राट स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरा बिंदु है सम्राट का स्वेच्छाधिकार। यह स्थिति जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो सम्राट स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और सम्राट का प्रभाव पूरी जनता पर, देश के समस्त राजनीतिक दलों पर इतना बढ़िया रहता है कि सम्राट ने यदि किसी प्रधानमंत्री बना दिया तो सम्राट का सम्मान रखने के लिए विरोधी दल भी उस प्रधानमंत्री को पूरा पूरा समर्थन देता है। ये सम्राट का प्रभाव है। सम्राट के प्रति लोगों के हृदय में जो भावना है उस भावना का एक प्रगटीकरण है। फिर है कामन सभा के सदस्य। ये बहुत मजेदार बात है। भारत में प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कम उपबंध है, बहुत कम। यहां तक कि भारत में प्रधानमंत्री कौन सा सदन का सदस्य होगा यह भी स्पष्ट नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। तो होता यह है कि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है अथवा राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। और राज्यसभा में पिछले दरवाजे से जिन लोगों की एंट्री होती है ऐसे लोग भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बने हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ, पहले जितने भी प्रधानमंत्री बनते थे सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते थे। लॉर्ड पामर्सटन, लॉर्ड ग्लैडस्टन, लॉर्ड अनिल और भी जितने भी प्रधानमंत्री बने पहले वो सब के सब लॉर्ड होते थे, लॉर्ड साहब। 1701 में लॉर्ड सेलिसबरी ने त्याग पत्र दिया और उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने ये सब के सब हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य थे। 1923 में समस्या है, प्रधानमंत्री का पद एक है, दो दावेदार हो गए। एक था बाल्डविन, हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता, और दूसरा था लॉर्ड कर्जन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य। लॉर्ड कर्जन वही जिसका भारत में बंगाल का विभाजन किया, दुर्धर्ष साम्राज्यवादी, बहुत बड़ा राजनीतिक। उसके सामने बाल्डविन नौसिख किया। तो समस्या आई कि दो दावेदार हैं और एक व्यक्ति को नियुक्त करना है। तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता बाल्डविन को प्रधानमंत्री बनाते हुए यह घोषणा की कि जिस सदन में विरोधी दल नहीं है या नहीं होता उस सदन के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाना ठीक नहीं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई विरोधी दल नहीं होता, सबके सब कंजर्वेटिव पार्टी वाले होते हैं। वहां पर मजदूर दल का प्रतिनिधि या सबके सब एक ही दल से प्राय अपना संबंध रखते हैं, क्योंकि समाज के उच्च वर्ग के लोगों का सदन है। और दूसरा उसने तर्क दिया जॉर्ज पंचम ने कि चूंकि मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व तो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति, हाउस ऑफ कॉमन्स मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है, इसलिए मंत्रिमंडल का नेता या कानून सभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तब से यह परंपरा बन गई कि प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। लेकिन आगे चलकर तो 1963 में यह परंपरा टूट गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने लॉर्ड होम को प्रधानमंत्री बना दिया। लॉर्ड होम मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य, क्यों कोई भी लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य नहीं बन सकता। तो लॉर्ड होम का मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड होम को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रधानमंत्री बना दिया। सबने चिल्लाना शुरू कर दिया कि परंपरा टूट गई, टूट गई, टूट गई। लॉर्ड होम ने संसद से कानून पारित करवाया जिसमें यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति लॉर्ड की उपाधि का परित्याग कर सकता है। पहले लॉर्ड उपाधि को कोई छोड़ नहीं सकता था। यह व्यवस्था की गई कि लॉर्ड की उपाधि का परित्याग किया जा सकता है और उसने फिर अपने लॉर्ड की उपाधि का परित्याग किया और हाउस ऑफ कॉमन्स का
निर्वाचन लड़कर को सदस्य बनकर के दिखा दिया कि हमने अपने देश में जो परंपराएं रखी हैं, डाली हैं, उन परंपराओं का सम्मान हमें करना आता है। और इस प्रकार से अब पूरी तरह से फिक्स हो चुका है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और आगे है कानून सभा व्यक्तिगत योग्यता। ब्रिटिश संविधान में या परंपरा के रूप में कहीं पर भी प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने ये सब समाज के उच्च कुलीन वर्ग से संबंधित रहे और जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं बचपन से ही राजनीति में रुचि लेना शुरू कर देते हैं और तब जाकर वे प्रधानमंत्री बने। एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड में। इन प्रधानमंत्रियों पर अभी भी ब्रिटिश जनता गर्व करती है। यंगर पिट बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गया था। वह कहता है कि प्रधानमंत्री में 4 चीजें होनी चाहिए, 4 गुण होने चाहिए। वक्तृत्व कला, उसे भाषण देना आना चाहिए और ऐसा भाषण हो कि लोगों को प्रेरित करे, लोगों के हृदय को जीते, केवल हवाई बातें न कहे, उसको वास्तविक में परिणित करके दिखाए। दूसरा ज्ञान, उसे ज्ञान भी होना चाहिए। फिर अथक परिश्रमी होना चाहिए। इतने बड़े देश का पूरे दुनिया भर में जहां साम्राज्य फैले हुए हों, परिश्रम कैसे नहीं करेगा। और फिर है कभी उसे अधीर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव जनता पर पड़ता है। जैसे बाल्डविन लगातार सिगार पीते रहता था, उसका हर फोटो सिगार ही पीता है। जैसे चर्चिल पाइप पिया करते थे, पाइप हमेशा मुंह में दबाए रखते थे। जैसे लॉर्ड जॉर्ज हमेशा अपने बालों को कंघी किया करते थे। तो अब प्रधानमंत्री की अपनी एक स्टाइल होती है और इस प्रकार की शैली का, स्टाइल का आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री की योग्यता, व्यक्तिगत योग्यता यही है कि उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि पूरे देश का नेतृत्व कर सके, मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने साथ लेकर चल सके। नेता तो है प्रधानमंत्री क्या, और नेता किसे कहते हैं? जो लोगों को आकर्षित करे, खींचे अपनी ओर, उसे नेता कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लोगों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वह व्यक्ति एक सफल प्रधानमंत्री बनता है। अब देखें प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति। सबसे पहला है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की तो वह जान है। मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। तो सबसे पहले मंत्रिमंडलीय शक्ति, उसकी नियुक्ति। प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करता है। नियुक्त करने का मतलब वह सूची बनाता है, उस सूची को सम्राट को जाकर देता है, सम्राट उस सूची पर हस्ताक्षर कर देता है। तो किसे नियुक्त किया जाए यह निर्धारण प्रधानमंत्री करता है और किस व्यक्ति को न किया जाए यह भी प्रधानमंत्री तय करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बारे में सर्वा होता है। सम्राट यह नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को मत रखो, इस व्यक्ति को मत बनाओ, दूसरे व्यक्ति को बनाओ। नो। भारत में एक बड़ी मजेदार बात हुई एक बार। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री। तो जेबी कृपलानी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार कहा कि प्रधानमंत्री जब कभी भी मंत्रिमंडल का निर्माण करे, उसे चाहिए कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष से भी परामर्श ले। पंडित नेहरू ने कहा नो, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बारे में सर्वा होता है और प्रधानमंत्री उसी को रखेगा जिसे वह चाहेगा। इसके लिए उसे कांग्रेस के अध्यक्ष से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम यह हुआ कि जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया। और एक मजेदार बात,
अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जीप चला करके 2-3-4 किसानों को कुचल दिया, आपको याद होगा। और तब किसानों ने यह भी आंदोलन में अपने एक पॉइंट और जोड़ दिया कि उस केंद्रीय मंत्री को पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। नरेंद्र मोदी ने सोचा लो, प्रधानमंत्री ही यह तय करेगा किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। आपके कहने से हम किसी व्यक्ति को मंत्री के पद से न तो हटाएंगे न तो किसी को नियुक्त करेंगे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सूची बना करके सम्राट को देता है, सम्राट उस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। और संख्या मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे इसकी संख्या का निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। फिर विभागों का वितरण करता है, कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, यह तय करना प्रधानमंत्री करता है। आगे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, निर्णय लेना। प्रायः निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री प्रभावशाली हो तो मंत्रिमंडल के सदस्य ज्यादा कुछ इधर उधर बोल नहीं पाते, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और प्रायः ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल का निर्णय। एक और उदाहरण देता हूं, मोहम्मद करीम छागला एक ऐसे शख्स थे जो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे। तो अपने पुस्तक में लिखते हैं मोहम्मद करीम छागला कि मैं पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री था, कैबिनेट मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। तो मंत्रिमंडल की बैठक में यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री नेहरू की इच्छा के विरुद्ध कोई बात वहां पर होती थी तो पंडित नेहरू एकदम से चिड़चिड़ा जाते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे। लेकिन मंत्री उनको शांत कराते थे, उनको समझाते थे, समझ जाते थे और बोलते जैसा करना करो बोलते थे। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल की जब कभी भी बैठक होती थी और मान लीजिए वहां पर शास्त्री जी की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लेने की स्थिति आ गई तो शास्त्री जी बोलते थे कि ठीक है, आप लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको मुझसे ज्यादा अनुभव है, आप देख लीजिए, उसको मान जाते थे। और जब इंदिरा गांधी अपना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाती थी और वहां पर यदि मान लीजिए ऐसी कोई बात नहीं होती, वहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार किसी विषय पर बोलती थी और प्रत्येक मंत्री उसका चुपचाप समर्थन कर देता। किसी भी मंत्री में इस बात की हिम्मत नहीं थी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक लफ्ज भी निकाल सके। ये है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। तो वह मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लेते उस पर पूरा प्रभाव डालता है। ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो मंत्रिमंडल को चला नहीं पाए, उनको जाना पड़ा, और जिन्होंने पूरा प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखा, मंत्रिमंडल के सदस्यों में विश्वास उत्पन्न किया, वो न केवल अपने कामों में सफल हुए, अपितु उनका नाम अभी भी लिया जाता है। फिर है उनके कार्यों में समन्वय करना। मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच मान लीजिए कोई मतभेद है, कोई गतिरोध है, उनके कार्यों में समन्वय करना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना, कौन सा मंत्रालय किस प्रकार का काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर पा रहा है, कहाँ पर ढिलाई हो रही है, कहाँ पर कड़ाई हो रही है, कहाँ पर कौन सा काम अच्छा नहीं चल रहा है, इन सभी कार्यों का निरीक्षण करना। और फिर है पदच्युत करना। मंत्रियों को पद से हटा देने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को होता है। भारत में कैसा होता है, आपको उदाहरण देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1974 में 73-74 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था और
श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ऐसे आंदोलन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो मोहन धारिया नाम के एक मंत्री थे। मोहन धारिया ने एक बार स्टेटमेंट देकर कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के विरुद्ध था, क्योंकि श्रीमती गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी हम ऐसे आंदोलनकारियों से कोई बात नहीं करेंगे। और जैसे मोहन धारिया का वक्तव्य आया, 2 घंटे के अंदर मोहन धारिया की छुट्टी हो गई, बर्खास्त। जबकि इंग्लैंड में यदि मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा ऐसी कोई गलती होती है तो प्रधानमंत्री उसको धीरे से बुलाता है अपने कार्यालय में और बोलता है, देखिए अंग्रेजों की स्टाइल, बोलने की स्टाइल। प्रधानमंत्री बोलता है कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर यू, आज ही सवेरे सम्राट ने मंत्रिमंडल की एक नई लिस्ट जारी की है। मैं उसमें देख रहा हूं, बड़ी देर से ढूंढ रहा हूं, आपका नाम मुझे दिख ही नहीं रहा है। कैसे पता नहीं चल रहा है, कैसे आपका नाम इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सामने वाला मंत्री समझ जाता है कि मुझे मंत्रिमंडल से परिचित कर दिया गया है। ये बोलने की स्टाइल है। फिर आगे, और इस प्रकार से मंत्रिमंडल के बारे में प्रधानमंत्री न केवल बनाने वाला, न केवल उसका पालन करने वाला, और न केवल और इसके अलावा संहार करने वाला भी होता है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की भूमिका अकेले प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के संदर्भ में निर्वाह करता है। तो वह मंत्रिमंडल वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का ब्रह्मा, विष्णु, महेश होता है। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने कुछ उपमाएं दी, जैसे लाल मार्ले होता है। मार्ले नाम सुना होगा आपने, मार्ले मिल्क सुधार अधिनियम 1909। अंग्रेजों के जमाने में लाल मार्ले भारत सचिव था, मतलब कि भारत मंत्री था लाल मार्ले। और उसी के शासन काल में भारत में अंग्रेजों ने एक ऐसा अधिनियम बनाया था जिस अधिनियम से भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव पड़ी। मुसलमानों को इसी अधिनियम के अंतर्गत पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो वही मार्ले बोलता है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। अभी जैसे चर्चा हुई, कक्षा में मानी करके समान कुछ नहीं, लेकिन समकक्षों में प्रथम के इस कथन से, मार्ले की इस कथन से जेनिंग्स असहमत है। वह कहता है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा है और ग्रहों के बीच सूर्य है। जिस प्रकार से समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके चारों ओर सभी मंत्री चक्कर लगाते हैं। और इसी प्रकार से विलियम हाल को बोलता है वह नक्षत्र में चंद्रमा होता है। देखिए उपमाएं इस प्रकार से दी गई है। और फाइनल कहता है वह तानाशाह नहीं हो सकता। उसकी सेवा का मूल, उसके पद का मूल आधार है कि वह जनता की किस मात्रा में सेवा कर सकता है। वह कोई सीजर नहीं हो सकता, वह कोई हिटलर नहीं हो सकता। उसके पद का आधार है सहयोगियों का समर्थन। वह सहयोगियों को किस प्रकार से अपने मुट्ठी में रखता है या उनके साथ किस प्रकार से विश्वसनीयता का संबंध बनाए रखता है, कि मंत्रिमंडल के सदस्य उस प्रधानमंत्री को उस नेता पर कितना विश्वास करते हैं और उनके विश्वास पर वह कितना खरा उतरता है, इस पर उसका पद निर्भर करता है। कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पाता, उसे झुकना पड़ता है। और जब ऐसा व्यक्ति झुक रहा है, प्रधानमंत्री बनकर झुक रहा है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य उसको पसंद नहीं करते। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले चेम्बरलेन नाम का एक प्रधानमंत्री था, चेम्बरलेन। उसने हिटलर के सामने घुटने टेकने की नीति बनाई। परिणाम क्या हुआ? उसको पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो अपने साथियों को
समझा बुझा करके अपने पक्ष में बनाए रखना है। वह मंत्रियों का विश्वास प्राप्त करता है और उसके सहारे वो पूरे मंत्रिमंडल का संचालन करता है। अभी लिज ट्रस ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी है, कम उम्र की है, ज्यादा उम्र की नहीं है, लगभग 45 वर्ष की है। इसके पहले मंत्री बन चुकी हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुकी है। देखें वो किस प्रकार से शासन का संचालन करती है। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उसका ज्ञान, उसका परिश्रम, उसका धैर्य, ये सब चीजें मिलकर के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से मंत्रिमंडल के बारे में अंतिम और सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री ही होता है। दूसरा है दल का नेता होता है। वह एक ऐसे दल का नेता होता है जिसे पूरे देश में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जिसे चुनाव में पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें मिली, उस दल का वह नेता होता है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन नहीं है। और एकात्मक शासन होने के नाते पूरे देश में ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो है पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उस बहुमत दल के नेता के रूप में काम करता है, तो वह दल का प्रमुख नेता होता है। दूसरा है, आगे है कामन सभा का नेता, हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत दल का नेता होता है। ऐसा बहुमत जिसे पूरे देश की जनता ने विजयी बनाया है और उसको शासन करने का अधिकार सौंपा है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में वो उपस्थित रहता है और मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा ऐसी कोई बात कह दी जाती है जिससे लोगों को कोई शंका उत्पन्न होती है, तो ऐसी शंकाओं को दूर करना वह सरकार की उसे अंतिम प्रवक्ता होता है। उसके द्वारा कही गई बातें शासन की नीतियां मानी जाती है। उसने जो बात कह दी लोग समझ जाते हैं कि शासन की यही अंतिम नीति है और वो काम को सदन का नेतृत्व करता है। उसके बाद बहुमत का समर्थन होता है। उसके बाद मंत्रिमंडल में भी उसके हाथ पांव नाक आंख होते हैं और वह सिर के समान काम करता है। फिर है सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी होता है। सम्राट मंत्रिमंडल के बीच में प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के एक तरफ सम्राट होता है उच्च स्थिति, दूसरी तरफ बाईं तरफ मंत्रिमंडल होता है उससे अधीनस्थ स्थिति। मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है सम्राट को जाकर बताता है। आपको याद होगा कि लिज ट्रस के पहले बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह नियम बना लिया था और प्रत्येक बुधवार को जाकर के साम्राज्य एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात करते थे, भेंट करते थे और पूरे हफ्ते भर की पूरी डिटेल जानकारी महारानी को दिया करते थे, उनसे चर्चा करते थे। क्योंकि बोरिस जॉनसन ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, जबकि सम्राट तो पिछले 70 वर्षों से काम कर रहे थे, 65 वर्षों से काम कर रहे थे। तो वह सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच करीब रूप में काम करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री विदेश नीति का अंतिम प्रवक्ता होता है, विदेश नीति का निर्धारण करने वाला होता है। किस देश के साथ किस प्रकार का संबंध रखा जाए, संधि, समझौते, युद्ध, शांति, तमाम प्रकार की बातें, राजदूतों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, नेतृत्व करना, ये सब काम प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न होता है। प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना मंत्रिमंडल कोई काम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कोई मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना सम्राट से मिल नहीं सकता। व्यक्तिगत संबंध है, जाकर मिल सकता है, लेकिन एक मंत्री के रूप में तब वह जा सकता है जब प्रधानमंत्री की अनुमति। और आखिरी है नियुक्ति शक्तियां। प्रधानमंत्री समस्त उच्च पदों पर नियुक्तियों को अंतिम मुहर लगाता है। जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां, राजदूत, न्यायाधीश, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य वगैरह वगैरह तमाम, फिर जितने पुरस्कार आदि दिए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार किसको दिया जाए,
कितने को पियर बनाया जाए, कितने को नाइट की उपाधि दी जाए, ये सब प्रधानमंत्री तय करता है। अंतिम मुहर प्रधानमंत्री की। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत ही व्यापक हैं। यहां तक कि दुनिया के किसी भी देश में प्रधानमंत्री को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितने कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो एक बार निर्णय ले लेता है उसको, उसकी संवैधानिकता को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। भारत में न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, न्यायिक पुनर्विलोकन। इंग्लैंड में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है और इसलिए मंत्रिमंडल को न्यायपालिका का डर भी नहीं। भारत में तो मंत्रिमंडल जब भी कोई काम करता है, जब भी कोई नीति बनाता है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और यह भी संभव है कि मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया उसको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर दे। इंग्लैंड में ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन परंपराएं हैं, परंपराओं का पालन करता है, परंपराओं के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करता है और इस प्रकार से प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश की तुलना में सबसे अधिक शक्तियों से युक्त है। यह उस पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग किस प्रकार से करता है। अब जरा देखें, स्थिति के बारे में कई विचारकों ने कई प्रकार की बातें कही हैं और बहुत मजेदार बातें कही हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड और स्मिथ बहुत मजेदार बात करते हैं। प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा उस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। क्या बात है? मतलब प्रधानमंत्री का पद उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत में लगभग जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सब चीन से घबराते थे सामान्य रूप में, और चीन से टकराहट को वो अवॉइड करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, चीन से सीधा टकराने की तो बात नहीं है, लेकिन चीन को आंखें दिखाकर बात कर सकते हैं। डोकलाम विवाद को देख लीजिएगा। यदि दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई होती तो भारत की सेना पीछे हट जाती। लेकिन डोकलाम की घटना में और भी विभिन्न घटनाओं में हम देखते हैं कि चीन की सेना का सामना खड़े हो गए। हम हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन देखो, और यदि जरूरत पड़ी तो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। नजर से नजर मिला करके देखने की क्षमता। तो ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसके पहले मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उनके कार्यों को देखिएगा और आज नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखिए। जब संसद में हमला हुआ या बंबई में ब्लास्ट हुआ, जब बंबई में ब्लास्ट हुआ तो मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। और भारत में अभी जब नरेंद्र मोदी का शासन जब से हुआ है तब से आतंकवादी को सीधे गोली मारने का आदेश दे दिया गया, इतनी छूट दे दी गई। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। फिर ग्लैडस्टोन जो खुद प्रधानमंत्री था, उसने कहा वह शासन रूपी हुकूमत की आधारशिला है, फाउंडेशन इसकी है, नींव का पत्थर है। रेमजेगुर कहता है कि प्रधानमंत्री कि मंत्रिमंडल राजरूपी जहाज का परिचालक चक्र है, स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग हैंडल, और प्रधानमंत्री उसका परिचालक है। मतलब उस स्टीयरिंग व्हील को चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है। कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को दिशा देगा, देश उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात फाइनल कहते हैं, फाइनल कहता है कि वह जीन पर दृढ़ता से उपस्थित है। घोड़े में जो व्यक्ति सवारी करता है वो अपने पैर को टिकाने के लिए जिस एक हुक टाइप का होता है उसको जीन कहते हैं। जैसे आप दोपहिया वाहन में बैठते हैं तो पैर रखने के लिए जो एक बार होता है उसको घोड़े के शब्दों में, मतलब घुड़सवारी के शब्दों में उसको जीन कहते हैं।
तो फाइनल कहता है कि वह जीन पर दृढ़ता से अवस्थित है, घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन वह सेना के घुड़सवार के लायक है, दौड़ के घोड़े के लायक है, या किराए पर चलने वाले टट्टू के समान है, यह उस सवार पर निर्भर करता है। जैसा सवार होगा वैसे ही उसका घोड़ा होगा, उसका घोड़ा उतना अपना चमत्कार दिखाएगा। ये प्रधानमंत्री के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, अनेक प्रकार की उपमाएं दी जाती हैं, और पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे ये सब इस व्यक्तित्व को पूरा करते थे, इन उपमाओं पर पूरा खरा उतरते थे। ये एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री। आप सभी को धन्यवाद।